इस वीडियो में मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम मतलब फ्लावरिंग प्लांट, उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि पुष्पीय पादपों की आकारिकी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पुष्पीय पादपों की आकारिकी यानी कि जो बाह्य पौधे के बाह्य जो भी संरचनाएं दिखती है उनके बारे में अध्ययन करना है। यानी कि इसमें हम जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, नीट एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक को जिस तरह से दिया है, हम एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए डिस्कस करेंगे पॉइंट्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे जड़ के बारे में पॉइंट। अब जड़ के बारे में जो डिस्कशन है वो कुछ इस टाइप से है। यदि हम किसी बीज को देखें तो उस बीज में दो भाग होते हैं। बीज में दो संरचनाएं देखने को मिलती है। एक होता है मूलांकुर और एक होता है प्रांकुर। अब मूलांकुर, अगर ये जब बीज अंकुरित होता है, बीज जब अंकुरित होता है तो मूलांकुर से मूल बनती है यानी कि जड़, जबकि प्रांकुर से तना बनता है और फिर बाद में शाखा वगैरह, वो अलग कहानी है। तो दोस्तों, जड़ या मूल मूलांकुर से विकसित होने वाली संरचना है, किंतु यदि कोई जड़ मूलांकुर से विकसित ना हो और किसी अन्य भाग से विकसित हो, मूलांकुर के अलावा अन्य भाग से विकसित हो, तो ऐसी जड़ को हम अपस्थानिक जड़ कहेंगे। तो अपस्थानिक जड़ कौन सी होगी? मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अपस्थानिक मूल के उदाहरण में हम प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट ये सब पढ़ते हैं, पर इसके अलावा दोस्तों जो जखड़ा मूल तंत्र है, फाइब्रस रूट सिस्टम, वो भी अपस्थानिक मूल है। तो इसके उदाहरण में प्रॉप रूट बरगद की, स्टिल्ट रूट ये मक्का और गन्ना आदि में, और जखड़ा ये मूल हमको मिलेगी गेहूं में। तो इस तरह से अपस्थानिक मूल के बारे में हमने जाना। अब दोस्तों, जड़ में यदि ये मूलांकुर जो भाग है, ये मूलांकुर भाग अच्छी तरह से विकसित होता है और प्रॉपर एलोंगेटेड होता है और जो संरचना बनती है उसको हम प्राथमिक मूल कहते हैं। इसको हम कहेंगे प्राथमिक मूल या प्राइमरी रूट। और इससे अगर और शाखाएं निकल जाए तो उनको हम द्वितीयक या तृतीयक मूल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हम ये जो पैटर्न देख रहे हैं कि द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल कोई खास विकसित नहीं है, प्राथमिक मूल ही मुख्य रूप से विकसित है। तो ऐसे मूल तंत्र को हम, इसको हम मूसला मूल तंत्र कहते हैं। टैप रूट सिस्टम कहेंगे इसको, टैप रूट। और इसका उदाहरण है मस्टर्ड यानी कि सरसों। दोस्तों, इसके अलावा इसके साथ में एनसीईआरटी में एक पॉइंट, ये जो अपस्थानिक में जखड़ा मूल तंत्र दिया है तो वो कुछ इस प्रकार है। जखड़ा मूल तंत्र में ऐसा कुछ होता है। मान लीजिए धरातल है, प्राथमिक मूल यहां पर से अल्पायु था। प्राथमिक मूल यदि अल्पायु हो और उसके स्थान पर जड़ों का ऐसा गुच्छा निकले, और खास बात है ये जो गुच्छा निकलेगा ये कहां से? तने के आधार से। तने का आधार जो है
तने के आधार से यदि ये गुच्छा निकलता है जड़ का, तो इसको जकड़ा मूल तंत्र या फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फाइब्रस रूट सिस्टम या जकड़ा मूल तंत्र ये किस में देखेंगे? गेहूं में ऐसा देखते हैं। क्या जकड़ा मूल तंत्र अपस्थानिक के? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ नहीं है। मूलांकुर से आने वाली जड़ अल्पायु होती है इस केस में, और उसकी बजाय तने के आधार से जड़ों का एक गुच्छा निकल रहा होता है, इसलिए इसको ऐसा कहेंगे, अपस्थानिक जड़ में इसको रखेंगे। और दूसरे पॉइंट्स अगर बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो मूल के जो क्षेत्र होते हैं, रीजन ऑफ रूट, मूल के प्रक्षेत्र जो होंगे उसमें जैसे कि एक परिपक्व क्षेत्र होता है जिसमें मूल रोम उपस्थित होते हैं। परिपक्व क्षेत्र में क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं। और इसके अलावा फिर एक लंबन क्षेत्र होता है। इस लंबन क्षेत्र के भी नीचे एक और क्षेत्र होगा जिसको हम कहेंगे विभाज्योतक क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। इस मेरिस्टेमेटिक या विभाज्योतक क्षेत्र की कोशिकाएं विकसित होती है, मतलब विभाजित होती है और नई नई कोशिकाएं बनाती है। और इसके भी नीचे यहाँ पे एक मूल गोप होता है, रूट केप। आइए दोस्तों हम समझते हैं जड़ के क्षेत्र के बारे में। जड़ के क्षेत्र, उसमें हम एक एरिया पढ़ेंगे परिपक्वन क्षेत्र, दूसरा उसमें पढ़ेंगे लंबन क्षेत्र, एक एरिया होगा विभाज्योतक क्षेत्र। और इसके ऊपर एक कैप लगी रहेगी जिसको हम मूल गोप या रूट कैप कहते हैं। इसको संरचना से अगर देखें तो कुछ ऐसा है। मान लीजिए जड़ है, तो आप यहां तक देख पा रहे होंगे। तो इसके टिप पर ऐसे कवरिंग रहती है जिसको हम मूल गोप या रूट कैप कहते हैं। इसको हम रूट कैप कहते हैं। इसके कुछ मिलीमीटर ऊपर, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा, यह क्वेश्चन बन सकता है कि मूल गोप के कुछ मिलीमीटर ऊपर छोटी छोटी सघन जीव द्रव्य युक्त कोशिकाएं होती है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है और इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती है। इस क्षेत्र को हम विभाज्योतक क्षेत्र कहते हैं या मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। इसको हम कहेंगे विभाज्योतक क्षेत्र, इसको हम कहेंगे। इस क्षेत्र की कोशिकाएं विभाजित हो सकती है, उनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और उनमें सघन जीव द्रव्य होता है। ठीक है। और इसके भी ऊपर यहाँ पर लंबन क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं एलोंगेटेड रहेगी, लंबी रहेगी। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे लंबन क्षेत्र, सेकेंड वाला, ये फर्स्ट, थोड़ी से थर्ड है, ये थर्ड। और इसके ऊपर ये जो एरिया है, यहाँ पर ऐसे मूल रोम निकले होते हैं और इस मूल रोम वाले क्षेत्र को हम परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। इस परिपक्वन क्षेत्र में जल व खनिज आदि अवशोषण की सहायता हेतु मूल रोम उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? मूल रोम, यानी कि रूट हेयर्स उपस्थित होते हैं। इन रूट हेयर की प्रॉपर्टी की बात करें तो यह एक कोशिकीय होते हैं। ये कैसी संरचना है? ये क्वेश्चन है कि दोस्तों ये कैसा है? एक कोशिकीय होता है, एक ही सिंगल सेल से पूरा रूट हेयर बना हुआ होता है। कैसे? जो यहाँ पर ये बाह्य त्वची कोशिकाएं हैं, कुछ इस प्रकार से हम समझेंगे इसको कि मान लीजिए ये बाह्य त्वची कोशिका है, अगर इसमें ऐसे एलोंगेशन होता है इस तरह से, तो ये एक रूट हेयर बन गया। अगर इस कोशिका में एलोंगेशन होता है तो ये दूसरा रूट हेयर बन गया। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मूल रोम होते हैं
यह यूनिसेलुलर एक कोशिकीय संरचना है। और मित्रों, इसमें हम अगर बात करें तो ये मूल रोम जल व खनिज अवशोषण में सहायक है। और किस प्रकार? पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जल व खनिज से कांटेक्ट एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। और लंबन क्षेत्र की कोशिकाएं एलोंगेटेड होती है, जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं की प्रॉपर्टी, इस क्षेत्र की कोशिकाएं छोटी छोटी कोशिका होती है, पहला पॉइंट। दूसरी बात करें अगर इसमें सघन जीव द्रव्य है और कोशिका भित्ति पतली होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि सेल वॉल थिन है? क्योंकि इन कोशिकाओं को आगे और विभाजित होना है, और अगर विभाजित होना है तो उसमें द्वितीयक और तृतीयक प्रकार की कोशिका भित्ति विकसित नहीं होती है, केवल प्राथमिक कोशिका भित्ति वहां होती है। इसलिए आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रोथ वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, तो जो मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र की कोशिकाएं होती है उनमें केवल प्राथमिक भित्ति उपस्थित होती है, ऐसा पॉइंट लिखा रहता है। और यहाँ पर लिखा है कि पतली होती है, तो सही बात है। अगर द्वितीयक और तृतीयक भित्ति होती है तो ये मोटी होती है। और द्वितीयक तृतीयक क्यों नहीं? क्योंकि वो परिपक्व कोशिकाओं में आती है, और इसको तो अभी विभाजित होना है। और फ्रेंड्स, इस तरह से अगर जड़ के रूपांतरण की बात करें, जो कि एनसीईआरटी में दिया है, तो वो कुछ इस प्रकार है। जड़ के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मित्रों, आपको यहां पर मैं डिस्कस करने से पहले फैमिली याद दिलाना चाहूंगा। एक कुल है जिसको हम लिलिएसी कहते हैं। लिलिएसी प्याज और भी उसके उदाहरण है, प्याज, लहसुन आदि उसमें आते हैं। उस कुल का एक मेंबर है शतावर, यानी कि एस्पेरेगस। तो दोस्तों, ये जो शतावर होता है एस्पेरेगस, इसकी जड़ें भोज्य पदार्थ संग्रहण के लिए रूपांतरित होती है। ये एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है, मतलब जड़ में भी दिया है और वहां भी दिया है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जड़ के रूपांतरण हम पढ़ने वाले हैं। जड़ के रूपांतरण में क्वेश्चन अगर देखें तो वो कुछ ऐसे हैं। पहला पॉइंट, भोज्य पदार्थ के संग्रहण हेतु, तो वो होगी, जैसे कि अलग अलग शेप में दिया है। तो एक तो एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम दिया, इसमें से फैसिकुलेटेड पैटर्न है ये, और ये रहेगा शतावर में। शतावर यानी कि एस्पेरेगस। और दोस्तों, ये लिलिएसी कुल का मेंबर है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट उसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि गाजर, इसमें हम मूली को भी पढ़ते हैं। इन दोनों में आप अंतर समझ पा रहे होंगे। ये फ्यूजी फॉर्म है, इसके दोनों सिरे छोटे हैं, टेपरिंग एंड है, नुकीले हैं, जबकि इसका एक सिरा फैला हुआ है और ये नुकीला है। ये कोनिकल है, ये फ्यूजी फॉर्म। और ट्यूबर भी आ सकता है, घड़े के समान, या नेपी फॉर्म। ये शलजम ऐसा हो सकता है इसमें, ठीक है। शलजम इसमें आ सकता है। तो ये है कैरट या फिर गाजर, ठीक है दोस्तों। ये मूली है और ये शलजम है। और मित्रों, इसमें ये शंकु रूप यानी कि कोनिकल इसको कहेंगे, ये तरकु रूप यानी कि फ्यूजी फॉर्म कहेंगे इसको। ये सब एनसीईआरटी में दिया। और ये घड़े के आकार की यानी कि इसको नेपी फॉर्म कहेंगे।
और एक ट्यूबरस फॉर्म भी दिया है। तो ये ट्यूबर जो मतलब उसका उदाहरण है ये शकरकंद, शकरकंद इसमें आएगा, स्वीट पोटैटो। तो ये सभी जड़ के रूपांतरण है। किस उद्देश्य से? ये सब रूपांतरण रहेंगे भोज्य पदार्थ के संग्रहण हेतु। इसके अलावा और बात करें तो जैसे कि सहारा देने के लिए अपस्थानिक जड़ें होती है जिनको प्रॉप रूट कहेंगे, सहारा देने वाली जड़ें, ठीक है। श्वसन के लिए भी हो सकती है। तो सेकंड पॉइंट रहेगा सहारा, है ना, देने के लिए। बरगद की बरगद जो होता है, बरगद की प्रॉप रूट, है ना, प्रॉप रूट या प्रॉप जड़ें कह सकते हैं। और मक्का, और इसको एक और अपन ले लें शकरकंद या सॉरी मतलब शुगर केन यानी कि गन्ना, मक्का एवं गन्ना की स्टिल्ट रूट, ये इसमें आएगी, अवस्तंभ मूल कहेंगे इसे। और इसके अलावा श्वसन में सहायक, श्वसन में सहायक जड़ कौन सी पढ़ते हैं हम? न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। न्यूमेटोफोर, न्यूमो मतलब न्यूमोकोकस, न्यूमो एक्चुअल में श्वसन या वायु से संबंधित शब्द है। तो न्यूमेटोफोर जो होती है यह श्वसन में सहायक जड़ें होती है। न्यूमेटोफोर किसमें देखते हैं हम? मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं, मैंग्रोव प्लांट है ना, दलदली क्षेत्र के पादप, उसमें भी उदाहरण दिया है यहाँ पे राइजोपस, एनसीईआरटी में राइजोपस का उदाहरण। तो इसमें श्वसन के लिए क्या होता है कि अंदर दलदल में एयर वायु नहीं है तो वो जड़ें बाहर आ जाती है और वहां पे श्वसन का कार्य कर रही होती है। तो राइजोपस में श्वसन हेतु जड़ें हो सकती है, ठीक है। और सहारा देने वाली जड़ प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट को आपने देखा। भोज्य पदार्थ संग्रहण के लिए गाजर, मूली, शलजम आदि, है ना, एस्पैरेगस, ये सारे क्वेश्चंस हैं। दोस्तों इसी के साथ और हम नेक्स्ट वीडियो में तना, पत्ती, पुष्प आदि के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।